15%, ओ माय गॉड। इससे पहले भी आया है मेरे भाई, इतना कोई डरने की बात नहीं है। जून 2024 में भी है, सेम रिजल्ट रिपीट हुआ था। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं जो भी बताऊँगा मेरे प्योरली 6 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नोटबुक और पेन लेके ही बैठना पड़ेगा, और हो सके तो कान में ईयरफोन डाल देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको पास होना है तो पूरा का पूरा वीडियो देखना, एक भी मिनट स्किप मत करना। इसमें बहुत प्लान, स्ट्रेटेजी, सब कुछ कवर है। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ, जो कोई मानता नहीं है लेकिन हर बार सेम टू सेम रिपीट होता है। मान लो कि मैं आज अकाउंट्स का पेपर देने जाता हूँ, मेरे साथ तो होता था, तो मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। अकाउंट्स का पेपर मैं देने गया, तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा ना, तो मैं घर पे आके पेपर सोल्व करूँगा, तो मैं देखूँगा कि मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, तो 20 मार्क्स मेरे वहाँ पे कट हुए, तो 20 मार्क्स आप साइड में लिख लेना। उसके बाद आता है फिर लव नहीं लो, जो उसमें भी अपन पेपर दे के मैं आता था ना, तो मेरा भी 80 to 85 समथिंग अटेम्प्ट होता था, तो मैं 80 पकड़ के चल रहा हूँ, तो उसमें भी 20 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर आता है सबका फेवरेट मैथ्स। आपको पता ही है मैं 25 वाला अटेम्प्ट कैसा गया था, पेपर कैसा था। तो उसमें सबके मान लो कि 70 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 30 उसमें भी स्किप करके आ रहे हैं, तो फिर 30 मार्क वहाँ पे भी गए। उसके बाद सिर्फ लास्ट में फिर इकोनॉमिक्स, उसमें तो सब अटेम्प्ट करके ही आते हैं, तो 85 समथिंग में अटेम्प्ट करके आता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 15 मार्क वहाँ पे भी गए। तो आप टोटल करो ना, 20 फिर 30 और 15, तो आप समझो कि आपका टोटल 85 या 90 समथिंग होगा। और तो मान लो, तो आप 400 में से इतने मार्क्स तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि इतना तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो फिर उसमें से तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो आपका जो फिर पासिंग मार्क्स है वो फिर 400 में से नहीं, 315 में से फिर अकाउंट होगा। तो भाई फिर उसमें से भाई फिर आपको 200 लाना है, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो 50% नहीं है। आप समझ पाए होगे मेरी बात। अब यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है भाई, जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है भाड़ में जाओ। मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दिल से गाइड कर रहा हूँ भाई, सब कुछ एक एक बात नोट करना। अभी जो ऊपर आपने प्रॉब्लम देखी, उसका अगर सॉल्यूशन देखना है, तो आगे के जो पॉइंट है उसमें मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है पैसिव लर्निंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, कि ये यूट्यूब के मैराथन है, ये वीडियो है, ये पूरे के पूरे दिन देखते रहते हैं, और अगर उन्होंने बेच लिया है तो फिर वो क्लासेस अटेंड करेंगे, घर पे आके पूछ करेंगे। तो ये है ना, पूरा का पूरा पैसिव लर्निंग है। इसमें आपको कुछ याद नहीं रह रहा है, आपको सिर्फ भ्रम है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे दिमाग में जा रहा है। लेकिन इसमें आपका जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है, उसको आ रहा है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, वो तो पक्की बात है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कि आपने जैसे ही वीडियोस किसी का भी देखा है, तो आपने वहाँ से कंसेप्ट कर लिया, दैट्स इट। अब उसके बाद फिर पूरे दिन उसके वीडियोज़ ही नहीं देखने हैं, तो उसके बाद तुरंत अपना स्टडी मटेरियल उठाओ, स्टडी मटेरियल में से उसके वो चैप्टर के सारे सम कर डालो। उसके बाद है RTPs है, PYQs है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, वो सब सोल्व कर डालो। जब आप PYQ स्टडी मटेरियल RTP सोल्व करने बैठोगे ना, तो वो आपकी एक्चुअल पढ़ाई है भाई, उससे ही एग्जाम निकलती है। जो टॉपर लोग होते हैं ना, उससे एक बार पूछ लेना, और जो भी पास हुए हैं ना, उसको भी एक बार पूछ लेना। कोई मैराथन देख के पास नहीं होता भाई। अगर आपको प्रैक्टिकली पास होना है, तो मैं एक ही बात आपको बताऊँगा, आपको पहले कंसेप्ट के लिए वीडियोज़ देखनी है। उसके बाद फिर आपको स्टडी मटेरियल उठानी है, और उसके सारे के सारे सम कर डालो। उसके बाद लास्ट के 3 अटेम्प्ट के PYQs लो, और उस चैप्टर में से जो पूछा है उसके भी कर डालो, और 2 अटेम्प्ट के RTP करोगे तो भी चलेगा। इतना करोगे ना, तब जाके आपका वो चैप्टर खत्म होता है, और उतना करने में भाई टाइम नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि उतना लंबा प्रोसेस है, तो भाई एक बार कर लेगा ना, तो वो तेरा चैप्टर 10 मार्क 15 मार्क जो भी हो कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये 6 महीना तेरे को लंबा नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा RTI। क्या RTI मंगानी चाहिए? तो डेफिनेटली मंगानी चाहिए। 10 रुपये में भाई आपकी सर्टिफाइड कॉपी आप मंगा सकते हो, तो क्या दिक्कत है। एंड आप जब RTI मंगाओगे ना, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपने कितना गलत लिखा है। आपको भी पता है कि गलत चीज़ लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप लिख के आते हो। तो आपको पता है कि गलत मार्क्स लिखने का मार्क्स नहीं मिलते, तो फिर आप लिखते ही क्यों हो? आपका पेपर क्यों छूटता है पता है? आप वो गलत चीज़ लंबी 1.5-2 पेज के लिख के आते हो ना, इसीलिए पेपर छूटता है। उससे अच्छा जितना आता है उतना ही लिखो, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। थर्ड पॉइंट है हमारा टेस्ट सीरीज़। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि टेस्ट सीरीज़ क्या हमें देनी चाहिए, क्या परचेस करनी चाहिए। तो भाई मैंने तो खुद ने नहीं दी, अगर आपको देनी है तो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ मेरे एंड से, कि अगर आप कोई भी एक चैप्टर कर लो, मान लो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन किया है आपने, तो एक बार उसका कंसेप्ट वीडियो जो आपको है रिवाइज कर लो एक बार। उसके बाद स्टडी मटेरियल के सारा सम्स कर डालो। उसके बाद लास्ट के 3 अटेम्प्ट के PYQs लो, उसमें जो डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है उसके PYQs में से उसके चैप्टर वाइज उसके सोल्व कर डालो, एंड 2 अटेम्प्ट के RTP कर डालो। आपको टेस्ट सीरीज देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देना ही है तो लास्ट में जो इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट आती है वो आप दे देना, बाकी और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सितंबर अटेम्प्ट देना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट देना चाहिए, कौन सा अटेम्प्ट बेस्ट है मेरे लिए? तो मेरे भाई, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और इस मोमेंट पे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपको जनवरी 26 अटेम्प्ट देना चाहिए। उसके लिए बेस्ट टीचर कौन से है, तो मैंने उसके लिए वीडियोस भी बनाया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे ही सुनना है तो सुन लो एक बार। अकाउंट्स के लिए एंड इकोनॉमिक्स के लिए हार्दिक मानचंदा सर बेस्ट है, एंड मैथ्स के लिए प्रणव पोपट सर, एंड लॉ के लिए फिर अर्जुन छाबरा सर, एंड शांतन गुप्ता सर, ये दोनों सर बेस्ट है। तो आप इनमें से किसी का कोर्स ले लो भाई, यूट्यूब से मत जाना भाई, फिर फालतू में फेल हो गए। फाउंडेशन अब पहले जैसा नहीं रहा है। अभी हम बात करते हैं कि सितंबर अटेम्प्ट किसको देना चाहिए। तो भाई मैं एकदम फ्रेंडली बता रहा हूँ, आपका अटेम्प्ट थोड़ा ट्रिकी था, हमारे अटेम्प्ट से थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था, एंड थोड़ा टफ भी था। तो अगर आपका मान लो 100 टोटल है तो आप उसको 120 मान लो। अगर आपका 150 टोटल है तो आप 170 मान लो। अभी मैं आपको जो एक स्टेटमेंट दूंगा,
कि आपने वो 20 मार्क्स भी ऐड कर लिए और आपका टोटल अगर 120 से कम आ रहा है तो भाई डेफिनेटली आपको जनवरी 2026 अटेम्प्ट देना चाहिए। उसमें कोई आपकी गलती नहीं होगी भाई, आपको डिटेल में क्लासेस करनी ही पड़ेगी। एंड अगर आप 120 से ऊपर हो तो आप डेफिनेटली सितंबर अटेम्प्ट दे सकते हो। एंड आपको जो बता रहे हैं कि भाई क्या 150 से नीचे है उसको डिटेल में क्लासेस करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो भाई मैं जब फाउंडेशन पास हुआ ना, उससे पहले मुझे क्या लगता था पता है कि मुझे वो चाइना की जो वॉल है ना वो मुझे क्रॉस करनी है, मेरा से हो ही नहीं रही थी। हर बार 1 बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, 4 बार फेल, 5 बार फेल और 6th अटेम्प्ट में पास हुआ भाई मैं। तो भाई मुझे तो इतना अंदर से मेंटल प्रेशर हो रहा था कि यार कैसे मैं करूँगा पास। सो मैं आपको अभी इंटर में आ गया ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि फाउंडेशन भाई क्लियर करना है ना 1 महीने में इजीली आप पास हो सकते हो फाउंडेशन। क्योंकि मैं इधर से मैं देख पा रहा हूँ कि क्या भाई सिचुएशन है। आपको अभी ऐसा लगेगा कि क्या भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन आप जब फाउंडेशन पास हो जाओगे ना, जब इंटर की स्टडी स्टार्ट करोगे ना तो आपको यही लगेगा भाई फाउंडेशन तो पपलू था एकदम। अगर आपके पास 2 महीने है भाई तो मोर देन इनफ है भाई, आप इज्जत से पढ़ो। अगर आपसे आपका टोटल वो 20 मार्क ऐड करने के बाद 120 से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली सितंबर अटेम्प्ट देना ही चाहिए भाई। एंड 2 महीने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो ये होगी, मैं आपको बता दूँ आगे। अगर आपको किसी ने ऐसा बताया है कि सी ए फाउंडेशन 11-12 जैसा ही है तो भाई उसको एक चाटा मार के आओ। भाई ऐसा 11-12 जैसा होता तो भाई यहाँ पे सारे बच्चे पास होते हैं, रिजल्ट 15% ही आता है। तो ये मीट अपने दिमाग में से निकाल देना कि एंड जो साइंस स्टूडेंट है तो उसको क्या करना चाहिए। तो भाई अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको सितंबर अटेम्प्ट देना है तो भाई मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, आपको हार्दिक मानचंदासन का या किसी भी अकाउंट्स के टीचर का आपको कोर्स ले लेना चाहिए, जिससे आपके कंसेप्ट क्लैरिटी इजीली हो जाए एंड आप डेफिनेटली सितंबर अटेम्प्ट में पास हो सकते हो। आपको सिर्फ अकाउंट्स पे थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट सबके लिए सेम है। एंड आपके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपको पहले से ही पढ़ने की हैबिट होती है। आपने नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन आपकी पहले से ही पढ़ने की हैबिट होती है, कॉमर्स वालों से ज़्यादा होती है। तो आप डेफिनेटली पास कर सकते हो और इजीली सी ए फाउंडेशन साइंस वाले भी पास करते हैं तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो आप साइंस वाले डेफिनेटली कर सकते हो। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शन का सीधा डायरेक्ट रिलेशन है अपने डोपामाइन और डोपामाइन का डायरेक्ट रिलेशन है अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर। अभी शॉर्ट टर्म प्लेजर किस किस में से आते हैं तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, आप देखना। फर्स्ट पॉइंट है यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील। सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड पॉडकास्ट, जैसे कि ये मेरा वीडियो है। फिर थर्ड है मास्टरबेशन एंड ऑर्गेजम, लड़का लड़कियों का फेवरेट। फिर उसके बाद है जंक फूड जो हम ठूसते रहते हैं ना वो। उसके बाद है मूवीज़ एंड वेब सीरीज़, पंचायत हो गई, बहुत सारी है भाई। उसके बाद है ओवर थिंकिंग एंड लास्ट लौंडियाबाजी, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये बहुत बड़ा लूप है भाई, यहाँ पे हम फंसते हैं। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स देखते हो तो मैं आपको मना नहीं करूँगा कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। आपको ये एक टाइम फिक्स करना होगा कि मैं इस टाइम पे मैं ये चीज़ नहीं देखूंगा बस। और वो टाइम क्या हो सकता है, जब आप पढ़ने बैठो तब इंस्टाग्राम शॉर्ट्स एंड रील्स आपको नहीं देखनी है। फिर आप जब यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स या कहीं पे भी आप यहीं पे रैंडम वीडियो देखने चले जाते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड पॉडकास्ट, तो वो आपको वो जो यूट्यूब वाला दिखा रहे हैं वो अपने को नहीं देखना है। अपन मान लो कि आपको आज एआई सीखना है तो आप जाके सर्च करना कि एआई पॉडकास्ट। वो जो यूट्यूब वाला दिखा रहे हैं वो अपने को नहीं देखना है, सिलेक्टेड वीडियो ही देखना है। आप जाके सर्च करना कि ये चीज़ मुझे देखनी है, वो जो दिखा रहे हैं वो अपने को नहीं देखना है। वो जो अपने को दिखा रहे हैं वो अपन देखते रहे ना तो पूरी लाइफ निकलती जाएगी भाई इसमें। वो लोग फिर आपको ये दिखाएंगे कि भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, आज से भी 18 साल के बाद जीत गई महाराष्ट्र में वो मराठी लोग का, वो सब रैंडम चीज़ें आपको दिखाएगा। उससे अच्छा है कि अपन सिलेक्टेड वीडियो देखें, अपन को जो देखना है वही जाके अपन देखेंगे वो सर्च करके। थर्ड पॉइंट है हमारा मास्टरबेशन एंड ऑर्गेजम। भाई तेरे को जो अट्रैक्शन होता है ना अपोजिट जेंडर से, भाई उसकी बॉडी तेरी जैसी ही है, 2 हाथ है, 2 कान है, 1 मुंह है, 2 पैर है, उसकी बॉडी सेम तेरे जैसी ही है। तेरे को इतना ही मन होता है उसको देखने का तो एक बार है ना एक कपड़े निकल कर नंगा होकर ना अपने आप को देख लेना भाई, सेम टू सेम आपके जैसे ही बॉडी है। थोड़ा बहुत साइज़ का डिफरेंस हो सकता है लेकिन चीज़ तो वही है। सिर्फ आपको इसके लिए आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी भाई, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है और आगे मैं डिटेल में भी इस पे बात करूँगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा जंक फूड। तो आप ट्राई करो, अगर आपको बाहर का खाना है तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप बाहर जाके खाओ, लेकिन वीक में मैक्सिमम 2 बार आप बाहर का खा सकते हो। लेकिन आप ट्राई करो कि वो प्रोटीन रिच हो एंड आप घर पे खा रहे हो तो आप प्रोटीन वाली चीज़ खाओ ज़्यादा। एंड अगर आप डेली अपने डाइट में फ्रूट ऐड कर सकते हो तो बनाना ऐड कर सकते हो, एंड ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो तो बादाम ऐड कर सकते हो, बेस्ट चीज़ है। एंड जो भी दिमाग से भाई स्टेबल है भाई, तो मैं आपको यही बताऊँगा, जब भी आपको बाहर का खाना है तो पूरा का पूरा मील आप बाहर ही खाओ। एंड छोटा 5-10 रुपये का आपको खाना है तो वो मत खाना, खाना है तो पूरा का पूरा खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे ना तो आपका बाहर का जो आप जंक फूड खाते हो ना वो चीज़ भी आप डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूवीज़ एंड वेब सीरीज़। क्या मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। 1-2 वीक में एक आध मूवी देखोगे तो चलेगा, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ जो हर दिन कुछ नई नई वेब सीरीज एंड मूवीज़ आ रही है वो कहीं भागने नहीं वाली भाई। आज के यार देखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी एग्ज़ाम जब निकल जाए तब आप उसको पूरा का पूरा दिन आप बैठ के देखोगे तो भी चलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आज ही देखना पड़ेगा। एंड मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ का भाई इतना स्टॉक है भाई, तू आज से अगर जब से तू पैदा होगा ना तब से देखने का स्टार्ट करेगा, जब तक तुम्हारी डेथ होगी वहाँ तक भाई तू पूरा का पूरा दिन देखता रहेगा ना 24 घंटे, तो भी ये खत्म नहीं होने वाला, इतना स्टॉक है। तो भाई इससे भाई कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो उसको एंटरटेनमेंट की तरह रखो। 1-2 वीक में एक आध मूवी देखो बस, मना नहीं कर रहा हूँ भाई मैं।
नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तुमको और मुझे सबको ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन कोई बताता नहीं है, वो अलग बात है। अभी अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, आपने किया भी है, आपका जब एग्जाम खत्म हुई एंड रिजल्ट से पहले का जो टाइम था, तो आप बार बार दिन में कितनी बार सोचा कि क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, कुछ होगा, क्या मैं पास हो जाऊँगा, कि आपने और मैंने सबने ओवर थिंक किया ही है। इसका एक ही सोल्यूशन है भाई ओवर थिंकिंग करने का, कि आप जब भी कोई भी ख्याल आए, आपको है ना ऐसा एक कागज़ है, एक कागज़ लेके बैठना है और एक ऐसी पेन लेके बैठना है। जो भी आपको ख्याल आता है ना, आप लिख लो। अगर आप लिखोगे नहीं तो इमोशन आपको बार 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 आपको ट्रिगर करता रहेगा। एक बार आपने वो लिख लिया ना, तो आपके ना वो दिमाग में से वो बात निकल जाएगी। एक ही बार आपको लिखना है बस, वो जर्नलिंग उसको बोलते हैं, तो एक बार वो लिख लो। अगर आपको किसी अपोजिट जेंडर से बार बार आपको उसको अट्रैक्ट आप हो रहे हो, तो आपको है ना वो भी चीज़ आपको लिखनी है कि ये अभी मेरा गोल है कि सीए की एग्ज़ाम क्लियर करना है और ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा ये पूरा का पूरा। तो आप कागज़ लो, उसमें लिखो कि ये लड़की है, ये लड़का है, मुझे इससे इस चीज़ से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। आप जब तक वो चीज़ लिखोगे नहीं ना भाई, तो आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो एक बार है ना वो चीज़ लिखो, एक बार जैसे ही लिखोगे ना, तो आपके दिमाग में से वो बात निकल जाएगी। बस यही ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लौंडियाबाजी। जो भी लोग भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं भाई, मैं इज्जत से बता रहा हूँ भाई, इस चक्कर में से भाई निकल जाए, वरना एग्जाम तो भाई निकलती रहेगी, वो भी निकल जाएगी याद से। उस चक्कर में मत पड़ना भाई। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आप रखो, आपको मना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन का एक टाइम फिक्स करो कि 1 घंटा, उससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। एंड भाई जो भी ये फालतूगिरी करते हैं, लड़कियों को डीएम करते हैं, लड़के को डीएम करते हैं, क्या लगता है उससे लड़की पटने वाली है भाई? क्या नहीं पड़ती भाई? सबने ट्राई किया हुआ है, बहुत टाइम मैंने पास में खुद मैंने ट्राई किया है, ऐसा नहीं मिलती भाई लड़की। अगर हम फाउंडेशन फेल हो रहे हैं और किसी हमारा दोस्त फाउंडेशन पास हो रहा है, तो लड़की डेफिनेटली भाई उससे अट्रैक्ट होगी। तो भाई उस पे फोकस करोगे ना कि हम भी भाई फाउंडेशन पास करें भाई, क्यों इस चक्कर में भाई पढ़ना है। एंड एक चीज़ आप सिंपल सी समझो भाई, कि आप जब शादी करोगे उसके बाद अपने को सेक्सी करने हैं, अपने को बच्चे ही करने हैं, तो फिर अभी से क्या दिक्कत है भाई? अपन की अभी ये पढ़ने की उम्र है, तो ये सब करने का मतलब ही क्या है भाई? तो अभी ये सब छोड़ो भाई, आपको एग्जाम निकलनी है, 2 महीनों में एग्जाम आने वाली है, तो फिर ये सब करने का मतलब नहीं है भाई। एंड फिर भी आपको करना है तो कोई बात नहीं, करियर भी जाएगा या लड़की भी डेफिनेटली ले जाएगा कोई और। अभी हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, ये पूरा का पूरा प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के बारे में ही रहेगा, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। भाई आपको मानना है कि नहीं मानना है, मैं मेरे 6 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपका अकाउंट्स में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसका मतलब होगा कि आपके आंसर डेली नहीं होगे। अगर आपके आंसर डेली नहीं होगे, तो आपका 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो आप 6 से 7 पे आ जाओगे। एंड फिर आप एग्जाम देके जब आओगे ना, तो 80 आपने अज्यूम किया होगा ना, तो फिर आप 45-50 पे आ जाओगे। आपको ये समझना होगा कि भाई अगर आपके आंसर डेली नहीं हो रहे, तो आपका आंसर 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो आप 6 से 7 पे आ जाओगे। आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो भाड़ में जाओ। जो समझेगा भाई उसको बेनिफिट होगा भाई। अकाउंट्स में आप सिलेक्टेड चैप्टर करो, लेकिन इज्जत से करो भाई। उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई एक भी मार्क्स में नहीं जाने दूंगा। अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, स्टडी मटेरियल कर, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आपको घुमाता कहाँ पे, वो सिर्फ लैंग्वेज घुमाता है। एक लाइन ऐसी ट्रिकी डाल देगा ना, तो आप पूरा का पूरा ढूंढ जाओगे, आपको लगेगा तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। सिर्फ वो लैंग्वेज घुमाता है, वो इसलिए होता है कि आप कभी स्टडी मटेरियल खुद से प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। वो सर करवाता है, टीचर करवाता है, बस अपन देख लेते हैं, उससे उसकी प्रैक्टिस हो रही है, हमारी नहीं हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। अकाउंट्स के लिए आप अकाउंट्स के वीडियोस लेक्चर देखो रिवीजन के लिए, उसके बाद तुरंत स्टडी मटेरियल उठाओ। एंड आपको इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के क्वेश्चन चाहिए, अगर आप वो भी करोगे तो भी चलेगा, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होगे, तो वो आप रेफर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एंड उसके बाद आपको करने हैं पीवाई क्यूज, लास्ट के 3 अटेम्प्ट के अकाउंट्स के पेपर लो। और डेप्रिसिएशन चैप्टर किया है, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर के सारे तीनों तीन पीवाई क्यूज में से उसके क्वेश्चन निपटा दो। अगर भाई आपको नहीं आ रहा है, तो भाई उसको रट लो, उसको जैसे भी करना है कर लो, एक बार उसको निपटाओ बस, और कुछ नहीं। और 2 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लोगे तो भी चलेगा अकाउंट्स से लियो। सेकंड लो। लो में मैं पहले आपको कौन से चैप्टर करने हैं लो में? तो पहले तो आपको करना है कंपनीज ऐप, उसके बाद करना है पार्टनरशिप ऐप, उसके बाद करना है एलएलपी। कंपनी देन पार्टनरशिप करोगे ना, तो एलएलपी तो बाय प्रोडक्ट है, तो वो साथ में हो जाएगा। उसके बाद करना है नेगोशिएबल, ये पार्ट 1 है। आपको पहले इस पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले आप इसको निपटाओ, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। तो ये चैप्टर आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लास्ट पे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस सीक्वेंस में चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपको सिलेबस कंप्लीट करने में मदद मिलेगी आपको। अभी लॉ में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो लिखने में आती है। अगर भाई आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ भाई, तो लॉ के लिए अर्जुन छाबड़ा सर की राइटिंग प्रैक्टिस बैच आती है, 600 से 700 रुपये की आती है भाई। इतना छोटा सा अमाउंट है, एक बार दे दे भाई, फिर एग्जाम निकलेगी तो वो 600 से 700 आपके लिए वर्थ इट है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ, अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, आपने एग्जाम में केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखते हैं, समरी लिखते हैं एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। तो आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, 2 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन है, लिख लेना आप सब कुछ। उसमें प्रोविजन एंड कंक्लूजन, फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखना है अपने को। टाइम मिलता है तो लिखना है, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और 4 मार्क के, 5 मार्क के या 6 मार्क के या 7 मार्क के कोई भी क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस है, तो उसमें आपको प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन तीनों के तीनों आपको लिखना पड़ेगा। अगर लॉ के क्वेश्चन में आपको सेक्शन नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप नहीं लिखोगे। अगर आ रही है तो लिखना ही है, ट्राई करो कि सेक्शन आपको
दिमाग में हो। सिलेक्टेड सेक्शन ही है भाई, अगर आप सीए फाइनल का सिलेबस देखोगे तो भाई उसमें तो कितनी सारी सेक्शन होती है भाई, वो भी कर लेते हैं, वो अपने जैसे ही होते हैं और कोई अलग नहीं होते हैं भाई। वो भी ट्राई करते हैं कि नहीं भाई सेक्शन मुझे याद रह जाएगा, अपन भी कर सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिलेक्टेड करनी है और इससे आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप हो सके तो क्या आप करना ही है, लोग के हर यूनिट के पीछे बैक क्वेश्चन है। तो समथिंग मान लो कि वो 100 क्वेश्चन ऊपर हो गए वो क्वेश्चन, तो आपको डेली बेसिस पे संडे हो या मंडे, रोज का मंडे की जैसे आपको डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन लिखने ही है। आप चाहे देख के लिखो, मैं तो कहता हूँ देख के ही लिखो, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी, आपको कैसे लो में आंसर लिखना है वो भी आपको समझ आएगा, लेकिन कोई लिखने वाला तो है नहीं मुझे पता है। अगर आपने लिख लिया तो आप आपका जब रिजल्ट आएगा ना तब मुझे आप याद करोगे। तो वो डेली 2 क्वेश्चन लिखने हैं और यूनिट के पीछे लास्ट में बैक क्वेश्चन है, तो सबके सब लिख डालो अपन। एंड आपको अगर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, मॉड्यूल के पीछे ना एक क्वेश्चन है, आपको डेली 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 100 से ज़्यादा एक क्वेश्चन होंगे, डेली दो 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 क्वेश्चन आप लिख के जाओगे ना, डेफिनेटली आप आपका जब रिजल्ट आएगा ना तब आप मुझे याद करोगे भाई कि नहीं भाई ये भाई ने बताया था मुझे। एंड ये आप क्वेश्चन लिखो भाई एक बार, आपकी जो हैंड राइटिंग खराब है ना वो भी सुधर जाएगी एंड आपको पता लगेगा कि आंसर कैसे लिखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्वेश्चन भी याद रह जाएंगे। सो एंड और प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप लास्ट के 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर लो पीवाईक्यूज, एंड 2 अटेम्प्ट के आरटीपी ले लो, उसमें देखो कि कौन सा कैरेक्टर है तो उसमें से कौन से क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे उन्होंने पूछा है, कैसी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है। और आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर देखो कि ये क्वेश्चन है तो उन्होंने आंसर कैसा लिखा है। भाई उनसे हमको खुद वो आईसीएआई वाले बता रहे हैं कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, तो वो एक बार देख देख के लिख डालो तो आपको आइडिया लगेगा कि आंसर कैसे लिखना है। भाई ऐसे ही यूट्यूब में ये दिखा रहा है ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे फैंसी तरीके से लिखना है, भाई वो सब अपने हिसाब से सही है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वो अपने को देना पड़ेगा भाई। वो नहीं दोगे तो फिर से 2 महीने के बाद फिर से एग्जाम आएगी, तो वो अपने को नहीं करना है। तो एक बार पीवाईक्यूज लो, आंसर कैसे लिखना है समझो, बैक मॉड्यूल में बैक क्वेश्चन है वो लिखते जाओ डेली, आपको आइडिया लगता जाएगा। ये 0 दिन अभी आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपको नहीं आइडिया लगेगा, जब यहाँ पे जाओगे ना तब आपको धीमे धीमे आइडिया लगता जाएगा कि नहीं भाई ऐसे ऐसे होता है। एंड जो भी थियरी सब्जेक्ट है उसमें एक ही चीज़ बताऊंगा आपको, वो चीज़ दिमाग में नहीं घुस रही है, मेरे को याद नहीं आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को एग्जाम में रिकॉल होना चाहिए। तो आपको है ना, अभी मान लो कि वीडियो लेक्चर से आपने एक बार पढ़ा, तो उसके 1 घंटे में आपको एक बार वो कर लेनी है वो चीज़, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में, उसी दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो नेक्स्ट 24 घंटे में एक बार पढ़ लो एंड 15 दिन के बाद एक बार पढ़ लो। तो 3 रिवीजन करोगे, एक बार तो अपन पढ़ेंगे, उसके विद इन ये उसी घंटे में 1 घंटे के अंदर वो फिर से एक बार रीड कर लेंगे ऊपर ऊपर से पॉइंट वाइज, एंड उसी दिन के 24 घंटे के अंदर फिर एक बार और कर लेंगे एंड 15 दिन के बाद फिर से एक बार पढ़ लेंगे, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और वो चीज़ आप भूलोगे नहीं भाई फिर। उसका अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो 6 × 2 कितना होता है, तो आपको पता है 12 होता है, तो वो क्या अपन ने अभी पढ़ा था, वो अपन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में है भाई, वो याद रह जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, आप उसको यूज़ करें थियरी सब्जेक्ट के लिए। थर्ड, मैथ्स। मैथ्स तो भाई पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में कुछ बताऊँ उससे पहले आप मेरा रिजल्ट देखो। 71 मार्क्स मैंने कवर किए हैं, 71 मार्क्स। मैं मैथ्स की वजह से ही पास हुआ हूँ भाई। मेरे भी मैथ्स में 30 40 45 ऐसे ही मार्क्स आते हैं, लेकिन मैंने भाई एनालाइज़ किया कि मेरे लिए मैथ्स ईज़ी है, मैं इस पर स्कोर कर सकता हूँ। मुझे अगर मान लो कि अकाउंट्स में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो मुझे 10 मार्क जितना इसमें कंटेंट याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने थोड़ा बैठ के सोचा कि भाई 1-1 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, इतनी-इतनी छोटी-छोटी बात मुझे याद रखनी पड़ती है, तो क्या दिक्कत है, रख लेता हूँ ना, मार्क्स तो मेरे ही आएगा ना, पास तो अल्टीमेटली मैं ही होऊंगा ना। तो ऐसी-ऐसी चीज़ मैंने नोटिस की एंड मैं पास हुआ हूँ। पहले मैं मैथ्स में कौन से चैप्टर करने हैं और क्या-क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो पहले स्टैटिस्टिक्स में आपको सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, उसके बाद स्टेट्स की जो थियरी आती है वो मैथ्स पे। तो मैथ्स में ओनली रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही करना है, उसमें लॉगरिथम और वो सब करना है मत ज़्यादा, सिर्फ रेशियो प्रकर्षण बेसिक वाला जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो। उसके बाद अपन को करना है इक्वेशन, वो भी नॉर्मल इक्वेशन सिंपल आती है वो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन अपने को नहीं करना है। उसके बाद आता है फिर एपीजीपी, वो भी बेसिक करना है, उसमें फिर वो जो इन्फिनिटी वाला आता है वो सब, वो फॉर्मूला रखते हैं आंसर आ जाए वैसे ही नॉर्मल आता है ना वही। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, वो चैप्टर आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, ईजी है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए इन सभी चैप्टर्स के वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके बाद है एलआर। एलआर तो भाई आपको पूरा का पूरा करना है, ईजी है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी प्रैक्टिस मांगेगी लेकिन हो जाएगा। एंड एलआर के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि एलआर में करता ही नहीं था, डायरेक्ट मैं एग्जाम में जाके ही देखता था। तो एलआर के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको पता है तो कमेंट में डाल देना। अभी जो चैप्टर अपन ने छोड़े हैं, वो आप वैसे भी करके नहीं जाने वाले थे, तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, 4 से 5 वीडियो है भाई। मेरा जो स्कोर हुआ है ना इसी वजह से हुआ है। आप 4 से 5 वीडियो देख लोगे ना, फिर देखना ही है आपने को, अब वो देख लोगे ना तो आप पे डेफिनेटली 15 to 20 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसमें है प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वो चैप्टर के सिर्फ आप वीडियोस देख लो, डेफिनेटली वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। आपका उसका सिर्फ आप वीडियो देख लोगे ना तो भी चलेगा, उसका आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ वीडियो देख के चले जाओ। अभी मैथ्स में प्रैक्टिस क्या करें, मॉड्यूल करें, पीवाईक्यूज करें, एमटीपीस करें, क्या करना चाहिए मैथ्स के लिए? बेस्ट चीज़ है मैथ्स में आपको पीवाईक्यूज ही करने हैं, और वो कहाँ मिलेंगे, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मैथ्स के पीवाईक्यूज बहुत सारा नहीं मिलेगा आपको। आप टेक्समैन की क्रैकर करके बुक आती है, वो आप परचेस कर सकते हो, या आपको फिर उसकी पीडीएफ मिल जाती है सॉफ्ट कॉपी।
वो भी आप रेफर कर सकते हो। उसमें 2014 के बाद ये सब कुछ आप लिख लेना। 2014 के बाद जो सम्स है वो सारे के सारे सोल्व कर डालो। अगर आप ये बुक देखते आपको ऐसा लग रहा है भाई एक चैप्टर है उसमें 100 150 सम्स है, आपको भाई उसमें से 2014 के बाद ही सम बात के सम्स करने हैं, तो उतना घबराओ मत। एंड आपको इतना लग रहा है ना कि 100 सम्स है, 100 सम्स, तो भाई एक चीज सोच, एक बार तो 100 सम्स कर लेगा ना तो तेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा एंड तेरा मार्क्स भी आएगा एंड एग्जाम भी निकलेगी। अगर वो नहीं करेगा तो 100 सम्स तो वैसे ही रहेगा और एग्जाम भी नहीं निकलेगी भाई। एक बार कर लेगा ना तो वो काम तेरा खत्म हो जाएगा भाई, तू दूसरी चीज पे फोकस कर पाएगा। कोई भी एक चैप्टर करो और तुरंत के तुरंत बाद टेक्स्ट में टिक कर में से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, मॉड्यूल नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैथ्स बहुत ही इजी होता है भाई, एक एक मार्क के एमसीक्यू आते हैं, उसके लिए अगर थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना पड़े ना तो सीख लो भाई, वो कंसेप्ट भी बहुत बड़ा नहीं होगा भाई, एक मार्क के एमसीक्यू में क्या ही वो लोग पूछेंगे भाई। फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी मैं मेरा रिजल्ट दिखाता हूँ भाई, ये रिजल्ट देखो मेरा। इकोनॉमिक्स में मैंने 70 स्कोर किया हुआ है एंड मैं बाकी तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हूँ, फिर भी मेरा टोटल 178 है। अभी आप सोच सकते हो एक सब्जेक्ट में सिर्फ पास हूँ और 178 180 जितना मेरा स्कोर है, तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने रिजल्ट में। अपन फोकस करते हैं अकाउंट्स एंड लॉ में मेरा मार्क्स आना चाहिए, मैथ्स एंड इको में कोई फोकस नहीं करता है। एंड मैं जब पास हुआ ना भाई तो ये भी रिजल्ट देख लो, January 25 वाला, मेरे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में 60+ मार्क्स थे एंड लॉ एंड अकाउंट्स मेरे उसमें मार्क्स ही नहीं आते थे, दोनों में 40-40 मार्क्स है। मैंने मैथ्स एंड इको पे ही फोकस किया था और इसकी वजह से ही मैं पास हुआ। मैं एंड इको में कौन से चैप्टर करने चाहिए, पहले तो इंट्रोडक्शन वाला जो माइक्रो में है वो, उसके बाद बिजनेस साइकिल, फिर डिमांड एंड सप्लाई, फिर मार्केट, फिर उसके बाद है पब्लिक फाइनेंस, उसके बाद है मनी मार्केट। पहले इस सभी चैप्टर को आप निपटाओ, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। सो अभी ये एक बार कर लोगे, उसके बाद अपने को करना है थियरी एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, उसके बाद अपने को करना है नेशनल इनकम एंड लास्ट के दो चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इकोनॉमिक्स में आपने वीडियो लेक्चर देखे, उसके बाद तुरंत क्या करना है, उसके वीडियो लेक्चर के आपने नोट्स बनाए होंगे या मॉड्यूल में से मार्क किया होगा, वो आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहो। उसके बाद जो मॉड्यूल में जो एमसीक्यू दिया है ना वो एक बार सॉल्व कर डालो। उसके बाद इकोनॉमिक्स में और कोई एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बार बार वो नोट्स को रिवाइज करते रहोगे ना तो भी चलेगा। एंड एट द एंड आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तो आप लास्ट के 3 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज लो, एक ही बार में निपटा दो पूरा का पूरा। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 3, जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन मिस्टेक है जो आपको सताएगी एग्जाम में। हैंड राइटिंग भाई, हैंड राइटिंग उतना मैटर नहीं करती, मेरी भी बहुत खराब है, आपको चाहिए तो मेरी आरटीए ले लेना, एक बार देखना। लेकिन एक चीज़ है कि आप सामने वाला देखेगा ना क्या लिखा है तो उसको समझ में आ जाएगा। आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है ना भाई तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डेली लो के क्वेश्चन लिखो। आप तो लिखते ही नहीं हो, डायरेक्ट एग्जाम में जाकर लिखे हुए, तो फिर हैंड राइटिंग क्या सब कुछ खराब ही होगा भाई। तो डेली क्वेश्चन लिखो लो के, आपकी हैंड राइटिंग डेफिनेटली सुधरेगी भाई। सेकंड है, मैं कितना भी पढ़ूँ लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहता और अल्टीमेटली अपने को एग्जाम में रिकॉल ही करना होता है। तो भाई मेरे, आपको अगर आपने वीडियोस देखा किसी भी चैप्टर का तो उसके 1 घंटे में तुरंत फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। ऊपर ऊपर से देखना है पूरा का पूरा, अपन फिर से नहीं कर पाएंगे। उसके उसी दिन के 24 घंटे में आपको सेकंड रिवीजन कर देनी है ऊपर ऊपर से, और थर्ड रिवीजन आपको 15 दिन में कर देनी है एक बार। तो ये सब आप करोगे ना तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चला जाएगा एंड आपको चीज़ें याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड चीज़ है जिसने मेरी एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प की है, वो ये है कि पहला तो मैं ऐसी बुक रीडिंग करता था जो अपने सिलेबस के बाहर की, वो नॉन फिक्शनल बुक। एंड सेकंड है मेडिटेशन, मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ भाई, उससे मैं डेफिनेटली भाई शांत रहता हूँ और मेरी विल पावर एंड मेरा फोकस भी बढ़ता है उससे। एंड थर्ड है फिजिकल वर्कआउट, मैं डेली अपने आप के मसल तोड़ता हूँ, डेली मैं जिम जाता हूँ। इससे भाई मेरा माइंड सेट भी स्ट्रॉन्ग होता है एंड सब कुछ भाई, इसको बहुत अफेक्ट करेगा, ओवरऑल आप अच्छे भी लिखोगे उससे। इसका अगर आपको तीनों चीज़ का डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कमेंट आनी चाहिए भाई। ये तो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई, ये है ना आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करता है, मीन्स कि आपके माइंड को ट्रेन करता है। और अल्टीमेटली अपने को ये बुक लेके तो एग्जाम में जाना नहीं है भाई, अपने को अपने दिमाग में सब कुछ फीड करना है और वहाँ जाके उल्टी करनी है भाई। तो अपने दिमाग में ये सब कुछ डालना है तो ये माइंड को तो अपने ट्रेन करना ही पड़ेगा। अपन खाते तो है लेकिन दिमाग के लिए कुछ नहीं खाते, तो ये दिमाग का भाई कूड़ है, तो इसको खाना ही पड़ेगा डेली अपने को। तो यही सब चीज़ है भाई। एंड कोई भी आपको ऐसा बता रहा है कि भाई ये मास्टरबेशन छोड़ दो, फोन छोड़ दो, लड़की छोड़ दो, ये टीवी छोड़ दो, मूवीज छोड़ दो, तो भाई उसकी बात मत छोड़ना है, सिगरेट छोड़ दो। ये हम मोंक नहीं है भाई, अपन एक दिन में सब कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। अगर वो छोड़ने गए ना तो 2027 आ जाएगा, तो वो सब अपने को साथ में लेके ही चलना है, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स करो कि भाई इतना, इतनी क्वांटिटी में और इतनी क्वालिटी में यही मैं कंज्यूम करूंगा, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, बस इतना है ना, एक फिक्स रखो। फिफ्थ पॉइंट है मेरा स्लीप। भाई मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ, इंडिया है ना पूरा का पूरा 70 to 80% है ना सिर्फ स्लीप डेफिशिएंट है भाई। किसी का कुछ ठिकाना नहीं है भाई, कोई 11 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई बाबू सोने वाला है वो 3-4 बजे सो रहा है, किसी का कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन एक चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको सोना ही है तो 6.5 से 7.5 घंटे, उससे ज़्यादा अपने को नहीं सोना है। 7.5 घंटे से ज़्यादा भी नहीं, 6.5 घंटे से कम भी नहीं। ज़्यादा सोओगे कम सोओगे तो भी वो बेकार है, तो इतने इस रेंज में आपको सोना चाहिए, बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो भी सी की एग्जाम क्लियर करते हैं उसको आप पूछना आपने क्या कंसिस्टेंसी फॉलो किया था, तो वो डेफिनेटली बताएगा कि मैंने अगर शुरू में नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं लेकिन मैं लास्ट में डेली पढ़ता था, कंसिस्टेंसी फॉलो करता था। एंड मैं कंसिस्टेंसी के लिए मैं टेलीग्राम में ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें आपको डेली शाम को रिपोर्ट करना होगा कि मैंने कितनी
देर आज मैंने पढ़ा है, डेली आपको करना पड़ेगा, जिससे आपके ना कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाएगी। मैं आपका डेली वो रिपोर्ट भी देखूंगा, जिससे आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी और आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। एंड आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उससे। एंड कभी भी भाई ये चीज़ मत करना कि आज मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में पढ़ूंगा। स्टार्ट विथ 2 आवर्स। आपको 2 घंटे से स्टार्ट करना है। वो पैसिव लर्निंग नहीं कि वीडियोस देखा मैंने 2 घंटे, वो बात नहीं कर रहा हूँ। 2 घंटे में अपन वो जो पीओयू सोल्व करते हैं, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आरटीपी सोल्व करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रीडिंग करते हैं, वीडियोस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 घंटे से आप स्टार्ट करो। एंड उसके बाद पूरा 2 घंटे के लिए पूरा एक वीक। उसके बाद नेक्स्ट वीक में अपन 4 घंटे करेंगे। उसके बाद अपन 6 घंटे करेंगे नेक्स्ट वीक में। और फोर्थ वीक में अपन 8 आवर्स करेंगे। आप ऐसे करोगे ना तो ग्रेजुअली आप आगे बढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी कंसिस्टेंसी एंड सब कुछ ओवरऑल मेंटेन होगा उससे। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो मेरे भाई, मेरी और आपकी दोनों की मेहनत भाई सफल हो, इसी में गौर से प्रे करता हूँ। एंड भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको डेली आपने एक्टिव लर्निंग कितनी की है आपको डेली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और मैं खुद वो रिकॉर्ड देखूंगा। एंड भाई आपको ये लग रहा होगा कि कितनी सारी बात बता दी एंड ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट है क्या? भाई बहुत ही प्यारी जर्नी है, बहुत ही मजा आएगा आपको ये करने में। एंड लास्ट, इफ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इनसाइटफुल, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। एंड भाई जो भी सीए फाउंडेशन या इंटर में फेल हुआ है भाई, इसको ये वीडियो शेयर कर देना भाई, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड मैंने जैसे आपकी हेल्प की, वैसे आप भी उसकी कर दो भाई हेल्प। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।